नमस्कार। एक ऐसा शब्द जिसे हर किसी ने अमूमन सुना होगा और वह है शेयर बाज़ार। चूँकि अभी लास्ट टाइम जब मैं अपनी क्लास ले रहा था, उसके दौरान एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर बीएससी और एनएससी क्या है? जबकि सच एज़ वो टॉपिक उससे रिलेटेड था नहीं। हम लोग आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम पे बात कर रहे थे, बट उसने हमसे पूछा कि सर एनएससी और बीएससी क्या है? उसी के साथ में मैक्सिमम स्टूडेंट हमसे पूछने लगे कि सर शेयर बाज़ार क्या होता है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। तो मुझे लगा कि शायद बच्चों का शेयर मार्केट को ले करके जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग मेरे अध्यापन के कई वर्षों के अनुभव के साथ मुझे लगा, और मेरे पास उतना टाइम नहीं रहा कि शायद मैं शेयर बाज़ार को डेप्थ में जाके आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। बट इस सीरीज में मैं आपके साथ शेयर बाज़ार को पूरी तरह डिस्कशन करूंगा या पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक सच में है कि शेयर बाज़ार एक ऐसा शब्द है जो हम हर इंसान डेली रूटीन पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, बट हमें उसकी समझ नहीं होती है। और कुछ लोग शेयर बाज़ार को एज अ गैम्बलिंग या एज अ जुआ या एज अ सट्टा समझते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि शेयर बाज़ार की एक सही जानकारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए कि दरअसल शेयर बाज़ार है क्या, वो काम कैसे करता है, और एक इन्वेस्टर में और एक सट्टेबाज में क्या अंतर है, या एक निवेशक और एक सट्टेबाज में क्या अंतर है। अगर हम शेयर बाज़ार की बात करें बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कि हमें क्या क्या जानना और समझना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आप एक वर्ड है शेयर और एक है बाज़ार। बाज़ार शब्द का मतलब आप ऐसे ही समझते होंगे कि कुछ एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम वस्तुओं की क्रय और विक्रय करते हैं। कहने का मेरा सेंस ये है कि आपने सब्जी बाज़ार सुना होगा, पशु बाज़ार सुना होगा, या गल्ला मंडी या गल्ला बाज़ार आपने सुना होगा। वहाँ पे क्या होता है, सब्ज़ी बाज़ार तो सब्जियों का क्रय विक्रय। अगर गल्ला मंडी या गल्ला बाज़ार है तो वहाँ पे खाद्यान्नों का या अनाजों का क्रय विक्रय होता है। अगर पशु बाज़ार है तो वहाँ पे पशुओं का क्रय विक्रय होता है, जहाँ पर एक इच्छुक निवेशक एक इच्छुक क्रेता एक इच्छुक विक्रेता को बेचने का काम करता है। यानी अमूमन किसी भी बाज़ार में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। क्लियर? शेयर बाज़ार क्या है? शेयर बाज़ार भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर्स का क्रय विक्रय किया जाता है। अभी आप स्टार्टिंग में इतना समझिए, बाकी ओवरऑल ये पूरी सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, पूरा प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आने वाले टाइम पे में आपको 8 से 10 लेक्चर्स मिलेंगे, और 8 से 10 लेक्चर में अमूमन 2.5-3-4 घंटे का पूरा ये शेयर मार्केट हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक क्लास है आपकी। इस क्लास में हम आज ये डिस्कशन कर लेंगे कि शेयर बाज़ार क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है? तो पहले शेयर बाज़ार समझिएगा और उसका इतिहास क्या है वो समझेंगे। तो हमने आपसे कहा कि एक ऐसा बाज़ार जहाँ पे सूचीबद्ध कंपनियों के, लिस्टेड कंपनियों का मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों के शेयर्स का क्रय विक्रय किया जाता है। एक इच्छुक व्यक्ति किसी इच्छुक व्यक्ति को अपना शेयर बेचता है, और एक इच्छुक व्यक्ति किसी इच्छुक व्यक्ति से अपना शेयर खरीदता है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं शेयर बाज़ार की, तो शेयर बाज़ार में एक शब्द आता है इच्छुक निवेशक। निवेशक कौन होते हैं और उद्योगपति कौन होते हैं, ये दो टर्म्स हैं। देखिए, एक उद्योगपति वो व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन। अर्थव्यवस्था में हमेशा उत्पादन के 4 साधन देखे जाते हैं। उन 4 साधनों में श्रम है, पूंजी है, संगठन है, और आपके पास क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। भूमि, श्रम, संगठन और पूंजी, ये 4 साधन हैं उत्पादन के। इन चारों साधनों में जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है आपका पूंजी, यानी कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में संभव है या संभावना है कि आपके पास कैपिटल हो। अब अगर एग्जाम्पल लीजिए कि मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, एक कंपनी स्थापित करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उधार लेने का काम करूँगा बाज़ार से। और बाज़ार से मैं जब भी उधार लूँगा तो 2 तरीके से मैं उधार लूँगा। हो सकता है कि मैं किसी एक व्यक्ति को बोलूँ, भैया मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, बदले में मैं आपको ब्याज की अदायगी करूँगा। ऐसा भी हो सकता है। या मैं ऐसा कहूँ, एक कंपनी है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे 2 करोड़ रुपए एज आ उधार चाहिए,
इसके बदले में मैं आपको ब्याज की अदायगी नहीं करूँगा, मैं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा आपको दे सकता हूँ। तो दोनों तरीके से हमने उधार लिया है। क्लियर? तो इस तरीके से हम फंड रेज करने का काम करते हैं। अब देखिए, एक कंपनी जब फर्स्ट टाइम फंड रेज करती है तो वो हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। आईपीओ क्या है, आने वाले अन्य सीरीज़ में आपको इजीली पता चल जाएगा। अभी हम शेयर बाज़ार के जो आधारभूत कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे। सो हमने ये समझ लिया कि किसी भी फंड के लिए आदमी क्या करते हैं, उद्योगपति क्या करता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ दो टाइप के मार्केट होता है, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में इतना डिफरेंस है कि प्राइमरी मार्केट में जब एक कंपनी फंड रेज करती है अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए, तो किसके माध्यम से करती है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से करती है। आईपीओ लेने के बाद में एक इच्छुक निवेशक के पास आईपीओ आ जाता है और कंपनी के पास उसका पैसा चला जाता है। कुछ समय बाद वह कंपनी शेयर बाज़ार में अपने आप को सूचीबद्ध कराती है और सूचीबद्ध कराने के बाद में उस कंपनी का जो व्यक्ति प्राइमरी मार्केट में, प्राथमिक बाज़ार में आईपीओ के तहत शेयर का क्रय किया था, वह व्यक्ति अब शेयर बाज़ार के माध्यम से उस शेयर्स का क्रय विक्रय ईजिली करेगा। जब एक व्यक्ति कंपनी से सीधा शेयर खरीदता है तो वो प्राइमरी मार्केट के तहत आईपीओ के अंतर्गत आता है, और जब एक कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो जो व्यक्ति शेयर्स का क्रय विक्रय करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, वह शेयर बाज़ार कहलाता है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में इतना डिफरेंस है कि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी से शेयर खरीदे तो प्राइमरी मार्केट है, और जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से शेयर खरीदे तो वह सेकेंडरी मार्केट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मार्केट के तहत जब भी आईपीओ आए तो आप समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी मार्केट है, और सूचीबद्ध होने के बाद जब आप शेयर मार्केट पे अपने शेयर्स का क्रय और विक्रय करेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि वो सेकेंडरी मार्केट है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा शेयर बाज़ार के इतिहास को जान लें कि शेयर बाज़ार का इतिहास कैसा रहा है। देखिएगा, अगर मैं वहीं पे शेयर बाज़ार की बात करूं तो पहली बार लंदन में 1773 के आसपास शेयर बाज़ार या मार्केट लाया गया था, और वो तत्काल में लाया जो मार्केट गया वो कुछ अमूमन इस तरीके से लाया गया था कि कुछ व्यक्ति मिल के वहाँ पे फंड का लेन देन करते थे, जिससे कि वहाँ के उद्योगपतियों को ईजिली ऋण मिल सके। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज आ गया, वहाँ का बाज़ार आया। सो विश्व के बाज़ार में हम उतना रुख नहीं करेंगे, हमारा मेन मोटो इंडियन इकोनॉमी में इंडियन मार्केट को समझना है। अब बात करते हैं बीएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। भारत में दो प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज देखा जाता है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप बीएससी कहते हैं, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप एनएससी कहते हैं। ये है क्या? कुछ ऐसे समझिए कि दो बाज़ार है, एक बाज़ार से हम सब्ज़ी खरीदना चाहेंगे या दूसरे बाज़ार से सब्ज़ी खरीदना चाहेंगे, अमूमन हम जहाँ से मन हो वहाँ से सब्ज़ी खरीदें। उसी प्रकार ये बाज़ार भी है, हम जिस बाज़ार से चाहें वहाँ से शेयर खरीदें, चाहे हम एनएससी से खरीदें चाहे हम बीएससी से खरीदें। अब एनएससी और बीएससी क्या है ये समझिएगा। अगर मैं बात करूँ एनएससी को लेकर के या बीएससी को लेके, तो बीएससी की स्थापना 1860 में कुछ ब्रोकर दलालों के माध्यम से किया गया था। उसके बाद में फिर 1875 में उसे एक्सचेंज किया गया, और एक्सचेंज करने के बाद में उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी का नाम दिया गया। और इसी के जस्ट बाद में अगर आप देखेंगे कि 1956 में प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के तहत उसे पहली बार लिस्ट कर दिया गया, तो बीएससी को मान्यता प्राप्त दर्जा दिया गया 1956 में। ठीक ठाक 1956 से शेयर बाज़ार हमारा काम करना शुरू किया एज अ बीएससी। 1991 या 92, अमूमन आपको पता होगा कि 1992 में शेयर बाज़ार के इतिहास में, भारतीय शेयर बाज़ार के इतिहास में एक बहुत ही तीव्रतम आमूलचूल परिवर्तन हुआ, और वह कहलाता है हर्षद मेहता केस। अगर हर्षद मेहता केस से जुड़े आपको डेप्थ में जानकारी चाहिए सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा कि हर्षद मेहता केस, और हर्षद मेहता केस के बारे में मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दूंगा।
हर्षद मेहता वो व्यक्ति था जिसने भारत के शेयर बाजार में तहलका मचा दिया, भूकंप ला दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शेयर बाजार को घुटने के बल ला के खड़ा कर दिया और हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो शेयर बाजार से थी वो चरमरा गई। हर्षद मेहता केस के बाद में ही हमें सेबी जैसे संगठन की स्थापना करनी पड़ गई, और ये हमने नहीं, हमारी सरकार ने किया। सेबी क्या है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेबी का भी जिक्र करके चलूँगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो शेयर बाज़ार को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो सेबी करता है। सेबी के बारे में भी हम डेप्थ में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो शेयर बाज़ार, हर्षद मेहता केस, और 1994 में क्या गया, एनएससी आया। सो जब बीएससी हमारा क्रैश कर गया, तो फिर हमने किसकी स्थापना कर दी, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। और एनएससी भारत का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला स्टॉक एक्सचेंज बना। वहीं बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर देखा जाता है। तो ये रहा एनएससी और ये रहा बीएससी। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि एनएससी और बीएससी में कैसे अमूमन काम होता है, ये हम समझने का काम करेंगे। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने आईपीओ के बारे में नहीं देखा है, बट अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक कंपनी बनानी है और एक कंपनी के माध्यम से उन कंपनी अपने इच्छुक निवेशकों से फंड रेज करना चाहती है। एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ और मेरे कुछ दोस्त हैं, या हो सकता है अमूमन कुछ और भी हों। सो मैं पहली बार कोशिश करूँगा कि मुझे जितने पैसे चाहिए होंगे वो मैं ध्यान में रखूँगा, कितने लॉट में चाहिए होगा वो मैं ध्यान में रखूँगा, किसको कितना बेचना है ये मैं ध्यान में रखूँगा। इन सब को ध्यान में रखने के बाद मैं अपने एक शेयर के प्राइस का, कीमत का निर्धारण करूँगा। क्लियर है। सो आईपीओ के बारे में और डेप्थ जानकारी जब हम अपने शेयर बाज़ार के टर्मिनोलॉजी में आएंगे तब देखेंगे। शेयर बाज़ार से संबंधित टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या क्या पढ़ूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑलरेडी मैंने आपके लिए नोट करके रखा हुआ है। शेयर बाज़ार से टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। ये मेरा कहने का मतलब है टर्मिनोलॉजी में एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कैसे होती है वो हम देखेंगे। इसके बाद में एडवर्जिंग डाउन क्या होता है वो हम लोग देख के चलेंगे। बियर मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट क्या होता है, ये हम लोग देख करके चलेंगे। वीटा वैल्यू कैश क्या है ये हम देखेंगे। ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं, ये तो अमूमन हमसे मेरे हर क्लास में पूछा जाता है कि सर ब्लू चिप क्या होता है। फिर बोर्स क्या है ये हम जानेंगे। ब्रोकर्स क्या होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि सर हमारा जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट क्या है ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप अमूमन हमसे कहते हैं कि सर जो हमारा डीमैट अकाउंट हो वो हम अपने बैंक से ओपन करवाएं या किसी ब्रोकरेज हाउस से ओपन करवाएं, या जो आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एप्लीकेशंस आ रहे हैं वहाँ से ओपन करवाएं। जैसे फ़ोन पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है शेयर मार्केट को लेके ग्रो ऐप। देखिए, एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ग्रो ऐप आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वही ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखेंगे तो ज़ेरोधा है, शेयर खान है, उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल है, ये 3 आपको ब्रोकरेज हाउस में नज़र आएंगे। वहीं हर एक बैंक अपने कस्टमर्स को डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसी के साथ में फिक्स्ड अकाउंट या एफडी, इन चारों अकाउंट के साथ हम डीमैट अकाउंट को इन सारे टर्मिनोलॉजी में पढ़ के चलेंगे। उसके बाद में फिर बिड क्या होता है, बोली। जैसे एक दिन क्लास में मेरे से पूछा गया था, सर जब भी हम आईपीओ खरीदते हैं तो वो हमें लॉट में मिलता है। लॉट का मतलब कि 14 शेयर का एक लॉट होगा और एक शेयर की वैल्यू रखी गई 100 रुपये। तो पूरा का पूरा उस लॉट को ख़रीदने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए, 1400 रुपये चाहिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो जो बिड आप करेंगे वो कितनी की करेंगे, एक लॉट की करेंगे, मतलब 14 शेयरों का एक बंडल आपने बोली के तौर पे लगाई है। ये बोलचाल की भाषा है। शेयर बाज़ार की भाषा में कहेंगे कि आपने एक बिड यूज़ किया है, किसके लिए, शेयर्स के लिए, या एक लॉट आपने बिड की है। इसके बाद में डिविडेंड क्या होता है, लाभांश क्या होता है। कंपनियां टाइम टाइम पे अपने जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, निवेशक हैं, उन्हें लाभांश का वितरण करती हैं। लाभांश है क्या, ये हम पढ़ के चलेंगे। शेयर स्प्लिट क्या कहलाता है, डिविडेंड क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को हम देख के चलेंगे। इंडेक्स क्या है, आईपीओ क्या है, लीवरेज क्या है, मार्जिनिंग एवरेज क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, पोर्टफोलियो मैक्सिमम पूछा जाता है, सर हम अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें, वो क्या है।
डिविडेंड यील्ड क्या होता है, मार्केट कैप क्या है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या है, पीई रेशियो क्या है, कासा रेशियो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट की रेशियो क्या है, ये हम देखेंगे। शेयर स्प्लिट कैसे होता है ये देखेंगे, और जो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है CAGR है ये देखेंगे। सो इतनी चीज़ों को अगर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को देखेंगे तो यकीनन आप शेयर बाज़ार को ईजिली समझ सकेंगे। अब मैटर ये करता है कि पूरे शेयर बाज़ार को समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आने वाले टाइम पे जो मेरा पूरा प्लेलिस्ट होगा वो लगभग मान के चलिए 10-12 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उन 10-12 लेक्चर्स में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। पहला कि इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन में अंतर क्या है। स्पेकुलेशन का मतलब सट्टेबाजी है, आप ये समझिए। शेयर बाज़ार जब भी आप वर्ड यूज़ करते हैं किसी के सामने तो लगता है कि ये एक नंबर का जुआड़ी है, जुआ खेलता है या सट्टेबाजी करता है। तो एक इन्वेस्टर और एक सट्टेबाज में क्या अंतर है ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन का क्या संबंध है, या निवेश को लेकर के मुद्रास्फीति के बीच क्या संबंध है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और एक डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन सारी चीज़ें हम समझेंगे। नेक्स्ट, एक पॉजिटिव पोर्टफोलियो कैसा होता है और एक निगेटिव पोर्टफोलियो कैसा होता है ये समझेंगे। कहने का सेंस, जब कोई व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो पॉजिटिव अप्रोच क्या है और एक निगेटिव अप्रोच क्या है। तो पॉजिटिव और निगेटिव अप्रोच को लेकर के जो पोर्टफोलियो बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। साथ ही में मार्केट और मार्केट का जो फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में अगर मैं आपके साथ बात करूं नेक्स्ट पे, तो है सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर के लिए सिक्योरिटी का एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि हमारे भारत में कहावत है कि अगर हम एक छोटा सा घड़ा भी लेते हैं तो 10-15 मिनट ठोंक बजा के ऊपर नीचे देख के तब लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये घड़ा हमारा फूटा निकले। मतलब 10 रुपए के घड़ा भी हम आधे घंटे सोच समझ के विचार के उलट पलट के पानी भर के तब देख करके लेते हैं। सो एक शेयर जब भी जो हमारा फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए है वो हम अगर ले रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर के क्या क्या होने चाहिए, इन चीज़ों का हमें बेहद ध्यान और ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद में हम ये जानेंगे अब कि लिस्टेड कंपनियों की तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाता है। या मैं यूँ कहूँ, अगर एक कंपनी है रिलायंस और एक कंपनी है बाटा, या एक कंपनी है HDFC और एक कंपनी है ICICI, तो ICICI और HDFC के बीच हमारे लिए दोनों कंपनियों में किस कंपनी का शेयर अच्छा है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम जानने का काम करेंगे। फिर हम सीखेंगे स्टॉक एनालिसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक एनालिसिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप पूछते हैं हमसे क्लास में, सर हम अपने शेयर का सिलेक्शन कैसे करें, हम किस शेयर में निवेश करें, किस शेयर में निवेश ना करें। सर किसी का डिविडेंड अच्छा है, किसी का CAGR अच्छा है, किसी का EPS अच्छा है, किसी का मार्केट कैप अच्छा है, किसी का PE रेशियो अच्छा है, किसी का डेट नहीं है, किसी का टर्नओवर ज़्यादा है। सर इन सब में हम किसका ध्यान रखें एक स्टॉक को पिक करने के लिए, तो वहाँ देखेंगे कि स्टॉक एनालिसिस कैसे करना है। डिफेंसिव स्टॉक का सिलेक्शन कैसे होता है, डिफेंसिव और इसी के साथ में एग्रेसिव, दो तरीके से हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। डिफेंसिव का मतलब है कि कैसे भी करके हमें लॉस नहीं चाहिए, कंपनी कम रिटर्न दे, बट हाँ ये है कि वो कंटिन्यू हमें रिटर्न देती रहे, जिससे कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहे और लॉन्ग टाइम में हमें ठीक ठाक रिटर्न मिल सके। तो हम डिफेंसिव स्टॉक सिलेक्शन देखेंगे। स्टॉक होल्डर एंड मार्केट मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि स्टॉक होल्डर और मैनेजमेंट के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है, डिविडेंड पॉलिसीज़ कैसी हैं, ये जानने का हम काम करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस, ये दोनों अगर आप जान गए तो यकीन मानिए कि आप किसी भी शेयर को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है एक बार चुटकियों में आप देखकर बता सकते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है या स्टॉक अच्छा नहीं है। ये कहना एक तरीके का हवाबाजी होगा कि सर हम देख के बता सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा चलेगा या ये कंपनी अच्छा नहीं चलेगा। ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। शेयर मार्केट बहुत वोलाटाइल है और किसी भी को लेकर के किसी को या किसी व्यक्ति को शेयर बाज़ार के बारे में सही तरीके से कोई प्रोडक्शन नहीं है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी। बट फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए
हम थोड़ा बहुत अपने आप को डिफेंस कर लेते हैं कि ये कंपनी हमें ठीक ठाक रिटर्न आने वाले टाइम में दे के जाएगी। फिर हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, कि एसआईपी में निवेश करना है, कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, कि आपको शेयर पिक करना है, या इन सब में से क्या करना है। एलआईसी में पैसा लगाना है, कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखना है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको एसआईपी में करना है, या आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, ये आपका डिसीज़न होगा। सो ये पूरा का पूरा मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। बस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ की डिमांड है, सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डिलीवर करिएगा। एक चीज़ समझिए कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। पैसा एक कहता है आज आप हमें सिक्योर करो, कल हम आपको सिक्योर करेंगे। अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो हमें पैसा सही तरीके से नहीं रहने देगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद काम करेंगे तो यकीन मानिए आप सिंगल काम करेंगे, बट आपका अगर पैसा आपके लिए काम करेगा तो यकीन मानिए कि वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसीलिए मारवाड़ी और सिंधी बिजनेस में आगे होते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा सूद समेत सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनका एक पैसा उनके लिए एक पैसा कमा कर लाए। जैसे अभी मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एज मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, तो मैं कितने घंटे पढ़ा सकता हूँ, बहुत हो गया तो मैं आपको 24 घंटे पढ़ा सकता हूँ, इससे तो नहीं पढ़ा सकता सब कुछ छोड़ के। बट अगर मैंने अपना पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा मेरे लिए कमा रहा है 2%, 4%, 8%, 10%, 12%, 15% का वो एनुअल रिटर्न मेरे लिए लेकर के आता है। और शेयर मार्केट में किया गया कोई भी निवेश पे क्या काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करूंगा। तो अमूमन ये बस एक बेसिक क्लास थी आपके लिए कि शेयर मार्केट को मैं पूरी तरीके से आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। बस ये है कि आप मेरे साथ बने रहिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको किस चीज़ों की ज़रूरत है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।